हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम एचटेट टीजीटी साइंस 2021 के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने 93rd क्वेश्चन के साथ। 93rd क्वेश्चन में हमें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं और हमें इसमें से करेक्ट आंसर पूछा है। तो इसका सेटअप आपका यहाँ लगाया गया है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। तो पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एटम में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, न कि उन्होंने ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड वन इज द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की कि जो आपका मास और कुछ पॉजिटिव चीज है जो आपके एटम में एक जगह कंसंट्रेटेड है। तो अपना सेकेंड पॉइंट करेक्ट है। थर्ड वन इज न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। आपका जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि जो आपका न्यूट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ये मैं देखने के बाद ऐसे लगेगा कि आपका करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो आपकी बात लिखी गई है ये आपकी बात चैडविक ने बताई थी। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आपका थर्ड पॉइंट भी रॉन्ग है। फोर्थ वन इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि जो आपके ज्यादातर अल्फा पार्टिकल थे वो स्मॉल एंगल्स पर या किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। बहुत ही कम पार्टिकल थे जो क्या हो रहे थे 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इस अकॉर्डिंग आपका फोर्थ पॉइंट भी सही है। तो अपना सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट सही है। तो इस अकॉर्डिंग अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 96। ये क्वेश्चन आपका जो 10th क्लास है उसमें अपना चैप्टर रहता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें हमें रे डायग्राम बनाने के लिए जिन बेसिक्स पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इस क्वेश्चन में जब आपका एग्जाम में आया था तो कोई भी ऑप्शन आपका करेक्टली मैच नहीं था, तो उस टाइम इस क्वेश्चन आपको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। तो अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से कोई रे पास होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ। ओके। सेकेंड वन इज रे थ्रू फोकस। अब यहाँ देखिए ये आपका फोकस है। जो आपकी रे फोकस पर आएगी वो क्या होगी, पहले फोकस में से पास होगी, फिर जैसे मिरर को टच करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके। तो ये अपना सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड वन देखिए, रेज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसके लिए आप ये इमेज देखिए, ये क्या आपकी रेज आ रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस से। जैसे रेज आपकी यहाँ टच करेंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपके प्रिंसिपल फोकस से एमर्ज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ओके। फोर्थ वन इज रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा आपका रिफ्रैक्टेड रेज टू इन्फिनिटी विल एमर्ज थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से निकल जाएंगे, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से आपकी एमर्ज हो जाएंगे। ओके। तो अपन ये चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें से आपके 2 या 3 मैच हो जाएंगे, लेकिन एक या दो आपके करेक्टली मैच नहीं होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन की आपको ग्रेस दी गई थी। ओके। तो ये अपना 96 क्वेश्चन था। ये आपका 98th क्वेश्चन है जो बिल्कुल ये भी आपका बेसिक सा ही है। इसमें क्या आपका एक राडार है। पहले आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। राडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव। ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम एनिमीज एरोप्लेन आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ, ये आपका टाइम है सेकेंड में, एंड वेलोसिटी दी गई आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या था, डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द राडार। यानी कि जैसे कि आप एक को राडार मान लो और एक को आप एनिमी का एरोप्लेन मान लो। इसने क्या करा, इस पर जैसे लाइट डाली तो एक तरफ ये लाइट जाएगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी d, और जैसे इसके पास पहुंचेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, वहां भी आपकी डिस्टेंस d हो जाएगी। तो जैसे लाइट गई और इसके पास पहुंची है तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसके अंदर आपकी डिस्टेंस होगी आपकी
2d होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका, स्पीड अपॉन में टाइम। ठीक है, स्पीड अपॉन में टाइम। यहाँ पर हम रखेंगे स्पीड की वैल्यू, तो 2d इज इक्वल टू स्पीड अपनी 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी हम टाइम रखेंगे 0.02 इंटू 10⁻³ सेकेंड। जैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे, एक सेकेंड स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से अपने पास 2d की वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर्स में 6 किलोमीटर। आप कैलकुलेट कीजिएगा। फिर यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगी। यानी कि हमसे क्या पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई किस किस के बीच में, एरोप्लेन एंड रडार के बीच में, जो कि आपकी 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द लोअर एंड ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज फिक्स्ड इन द बिल्डिंग। आजकल जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो उनमें आपका लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स किया जाता है। तो उसके दो एंड होते हैं, एक आपका ग्राउंड में आता है और दूसरा बोलेंगे तो हमें एयर में रहता है। तो उसका लोअर एंड आपका आएगा इनसाइड द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन है 106 क्वेश्चन। If the focal length of a magnifying glass is, just a second. If the focal length of a magnifying glass is 2.5 centimeter, it can magnify an object। यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछी गई आपसे मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, इसमें हमें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। तो मैग्नीफाइंग पावर m, उसका फॉर्मूला रहता है आपका LDDV। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम पावर से और प्लस में हम फिर इसके 1 ऐड करते हैं। अब आप पूछोगे LDDV क्या होता है। LDDV रहता है आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम लिख लेते हैं, ये रहती है आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर हमारी आई क्या है, क्लियरली देख पाती है। तो ये अपनी आई के लिए कितनी है, जो रहती है अपनी आई के लिए 25 सेंटीमीटर। ओके, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है LDDV मल्टीप्लाई बाय आपकी पावर प्लस में 1 ऐड करेंगे। LDDV हो जाएगी आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर है। अभी हम इसके अंदर क्या चाहिएगी, पावर चाहिएगी। तो हम इसमें पावर और कैलकुलेट कर लेंगे। तो पावर हम कैलकुलेट करेंगे, पावर रहेगी आपकी 1 अपॉन में फोकल लेंथ। ये क्यों यूज किया, क्योंकि हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, फोकल लेंथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें रखेंगे हम 1 अपॉन में फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हो जाएगी 0.025 मीटर में रख दी हमने। पावर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, वो अपनी पावर किस में आएगी, अपनी पावर यहाँ पर डायोप्टर में आएगी। ठीक है, पावर आएगी अपनी डायोप्टर में। तो यहाँ से जब पावर को सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 40 डायोप्टर। आप 1 को 0.025 से डिवाइड करोगे या इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी पावर आ जाएगी 40 डायोप्टर। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे m। तो LDDV की वैल्यू रखेंगे हम 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर मल्टीप्लाई बाय पावर यानी कि 40। इसको सोल्व आउट करेंगे, प्लस में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 25 चौका 100 मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी 10 प्लस में 1 यानी कि मैग्नीफाइंग पावर होगी आपकी 11। यानी कि इसको ये 11 टाइम्स क्या कर देगी, मैग्नीफाई कर देगी। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, अ बॉल ऑफ रेडियस r इज मेड टू ऑसिलेट इन अ बॉल ऑफ रेडियस r। द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन विल बी। आपको टाइम पीरियड निकालना है किसका, ऑसिलेशन का। ये जो इमेज मैंने यहाँ लगाई है ये आपको पेपर में नहीं दी हुई थी, आपको सिर्फ इतना इधर वाला क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था। इमेज हमने समझने के लिए लगाई है। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन होगा, हम टाइम पीरियड निकालेंगे। टी की वैल्यू क्या रही है अपनी, t इक्वल्स टू 2π√L बाय में g। L क्या रहती है आपकी, L रहेगी आपकी इफेक्टिव लेंथ एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। ओके, यहाँ पर ये क्या आपका एक बॉल है, ठीक है, ये आपका बॉल है। बॉल के अंदर हमने क्या रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। बॉल के अंदर अपने पास क्या एक बॉल है, और क्या मेंशन है, इस बॉल की भी अपने पास क्या है, एक रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो बॉल है इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसका मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम इफेक्टिव डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो अपनी क्या हो जाएगी, आर माइनस में आर, यानी कि ये जो इसकी इफेक्टिव डिस्टेंस जो यहाँ से कैलकुलेट कर रही है अपनी क्या है, आर माइनस आर। एक्चुअल में होगी क्या ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो आपकी जैसे कि कोई पेंडुलम होता तो ये क्या होती है, उसकी लेंथ होती पेंडुलम की, और इसका मास कंसंट्रेटेड कहाँ है, यहाँ तक है। तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है, और इतनी डिस्टेंस क्या आपकी, ये एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये इतनी डिस्टेंस की आपकी स्मॉल आर है। तो आपकी यहाँ से इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, इफेक्टिव यानी कि एल इफेक्टिव यहाँ से हो जाएगी आपकी कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। ओके, तो अपनी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे टी, तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई रूट एल इफेक्टिव डिवाइड बाय में जी हो जाएगा। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई एल इफेक्टिव कितना आपका आर माइनस में आर, और डिवाइड बाय में जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आपकी जो क्लास है 11th उसमें आपको इसका डिटेल्ड डेरिवेशन भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम में हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे इफेक्टिव लेंथ के कंसेप्ट का यूज करके। तो इस तरह से हमने 109 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्वेश्चन 113, इफ n1 n2 and n3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, हाईलाइट कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसको हमने क्या किया है, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फिर उन 3 सेगमेंट्स की 3 फ्रीक्वेंसी n1 n2 एंड n3 गिवन है। हमें निकालने क्या है, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी प्रोड्यूस करता है, यानी क्या होगी आपकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, जो आपकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो अपने पास क्या गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। मान लिया अपनी स्ट्रिंग की लेंथ एल है, तो इसके हमने 3 सेगमेंट्स किए, तो जिनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है उनकी हमने लेंथ ले ली L1, L2 एंड L3। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें N1, N2 एंड N3। हमें निकालने क्या है, हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो कंप्लीट स्ट्रिंग है इसकी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लेकिन हमें पता क्या है, L की वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस में L2 प्लस में L3 होगी, क्योंकि लेंथ क्या होगी, सीधी ऐड हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता अभी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो किस तरह से ऐड होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला रहता है n इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2l अंडर रूट टी अपॉन में म्यू, ठीक है। एल आपकी लेंथ हो जाएगी, टी टेंशन हो जाएगी, एंड म्यू क्या रहेगी आपकी लीनियर मास डेंसिटी। लिख लेते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ओके, अब देखिए आपकी स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो स्ट्रिंग सेम है तो अपनी टेंशन की वैल्यू एंड लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगी अपनी 1 अपॉन में 2l, L1 हो जाएगी, यहाँ पर T एंड म्यू अपने सेम रहेंगी। ओके, यहाँ से जब हम L1 की वैल्यू निकालेंगे, L1 क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपना L किसके इक्वल है, L1 प्लस में L2 प्लस में L3 है। तो यहाँ से हम जैसे L1 की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, तो L1 की अपनी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2n1, और यहाँ देगा अपना T अपॉन में म्यू। सेम तरीके से हम L2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1 अपॉन में 2n2 रूट T अपॉन में म्यू, एंड सेम वे से अपने L3 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2n3
रूट टी अपॉन में म्यू। अपनी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन में है अपना L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस में L3। तो यहाँ पर हम L1 L2 L3 की वैल्यू रख देंगे। जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा अपना 1 अपॉन में 2n और इधर t अपॉन में म्यू। सेम थिंग्स हम यहाँ रखेंगे 1 अपॉन में 2n1 प्लस में अपन t अपॉन म्यू बाहर निकालेंगे तो इधर 1 अपॉन में 2n2 प्लस 1 अपॉन में 2n3 और यहाँ अपना 12 आ जाएगा, वो टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं रूट टी अपॉन में म्यू। ओके, अब आपकी दोनों साइड से क्या हो जाएगी, ये टर्मिनोलॉजी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गई और क्या 1/2 है तो 2 ये हर जगह आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अपने पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 प्लस में 1 अपॉन n2 प्लस में 1 अपॉन में n3, जो कि अपना ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। ओके, तो अपना सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया है, जिसमें हमने क्या निकाल दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। तो मैं दिया कि इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग की 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है, जो हमें मेंशन्ड है। तो हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ L1 लेंगे, फिर इसके पार्टीशन की लेंथ कंसीडर कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो कि आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इस तरह से अपन ने 113 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। Question 122. A copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. The maximum amount of ice that can be melt will be. यानी कि आपके पास पहले क्या है, एक कॉपर ब्लॉक है, उस कॉपर ब्लॉक को पहले हीट किया गया है। हीट करने के बाद इस कॉपर ब्लॉक के ऊपर हमने आइस रखी है। ये पूछ रहा है भी ये आइस की कितनी अमाउंट इस कॉपर ब्लॉक की वजह से मेल्ट हो जाएगी। तो बेसिक सा कंसेप्ट है भी जितनी हीट आपकी कॉपर ब्लॉक लॉस करेगा उतनी ही हीट आइस ब्लॉक गेन कर लेगा। ओके, यानी कि जितनी हीट आपकी यहाँ से लॉस होगी उतनी ही अमाउंट की हीट ये गेन करके उतनी अमाउंट को मेल्ट कर लेगा। तो हम यहाँ कंसेप्ट क्या लगाएंगे, हीट lost by copper, heat lost by copper block equals to जितनी हीट आपकी आइस ब्लॉक ने गेन की है, तो हीट गेन्ड बाय आइस ब्लॉक, हीट गेन्ड बाय आइस ब्लॉक। अब देखेंगे हम जो कॉपर ब्लॉक है उसने कितने हीट लॉस की है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा आपका mc/dt। आप पढ़ते हैं ना mc/dt, ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। mc क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर, जो कितना आपका 2.5 kg। c स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.4, आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड टेम्परेचर कितना आपका 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट हो गया आपकी हीट गेन्ड बाय आइस ब्लॉक। आइस ब्लॉक कितने हीट गेन करेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, यानी कि L। ओके, फिर हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, तो 2.5 इंटू 0.4 इंटू 500 इक्वल्स टू mi कैलकुलेट करना है, L की वैल्यू रखेंगे 400। जैसे इसको सोल्व आउट करेंगे तो मास ऑफ आइस कितना आ जाएगा आपका 1.25 kg, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो 122 क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक केटल है, उसके अंदर 2 हीटिंग कॉइल्स लगी हुई हैं। When one of the coil is connected to an alternating source, the water in the kettle boils in 10 minutes। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में आपका वाटर 10 मिनट में बॉयल हो रहा है। When the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes to boil। यानी कि नेक्स्ट कंडीशन में आपका वाटर 15 मिनट में बॉयल हो रहा है। यानी कि क्या हुआ, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उस केस में आपका 10 मिनट टाइम लग रहा है, और सेकंड कंडीशन है उसमें आपका 15 मिनट टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पावर है वो आपकी ज्यादा है, P1 आपकी
ज्यादा है एज कंपेयर टू P2। ओके, ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉइल इफ द टू कोइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम दोनों ही कोइल्स को पैरेलल में लगा देंगे तो ये कितना टाइम लेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है, वो भी मिनट्स में। ओके, अब देखते हैं हम अपना जो पावर का फॉर्मूला वो क्या है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एंड हमने क्या पढ़ा है, पावर इन पैरेलल। अगर हम पावर को पैरेलल में निकाल रहे हैं तो पावर होगी अपनी P नेट इज इक्वल्स टू P1 प्लस में P2। यानी कि अगर हम पावर को पैरेलल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपनी डायरेक्टली ऐड हो रही है। हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो पावर के टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कंसेप्ट हम इसमें यूज कर लेंगे। अगर हम यहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो अपना टाइम किस अकॉर्डिंग निकलेगा, 1 बाय टी नेट। टी नेट क्या हो जाएगा आपका 1 बाय T1 प्लस में 1 बाय में T2। हमें निकालना क्या है 1 बाय टी नेट, तो 1 बाय T1 कितना, शुरू की कंडीशन में आपका टाइम 10 मिनट एंड नेक्स्ट में आपका 15 मिनट। तो यहां से आपका जो T पैरेलल में आ जाएगा, T पिवो हो जाएगा, इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये अपना 6 मिनट आ जाएगा। यानी कि अगर इस सिस्टम को हम पैरेलल में ज्वाइन करवा देते हैं तो अपना जो पानी है वो 6 मिनट में बॉईल हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। Which of the following statement is not true regarding the characteristics of matter? यानी कि कोई भी आप मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, तो इसमें 4 स्टेटमेंट दी गई है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। तो इस अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। ये पॉइंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका कोई कंटेनर, उसमें पार्टिकल्स होंगे, जैसे इनके बीच में स्पेस होगा तो उस स्पेस में पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी अपने सही है। थर्ड देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो रैंडमली ही मूव करेंगे। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ऑल मैटर्स रिमेन द सेम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। पहले तो अपनी 3 स्टेटमेंट सही हो चुकी है, तो ऑब्वियसली बात ये अपनी गलत मिलेगी। सेकेंड हम इसको चेक करें तो ये पूछ रहे जो काइनेटिक एनर्जी है सभी पार्टिकल्स की सेम होगी। बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, अपनी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इसलिए जो सभी मैटर पार्टिकल है या सभी मैटर है उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो सकती। तो इसका अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट वन है, विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली थ्योरी बेस्ड है। तो ये दिया था हमें नील्स बोहर ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, A rainbow has a circular shape because of। आपका रेनबो सर्कुलर किस वजह से होता है? ऑप्शन है द अर्थ इज स्फेरिकल, द रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल, द सन इज स्फेरिकल एंड आवर आईज आर स्फेरिकल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपकी जो रेनड्रॉप है वो आपकी स्फेरिकल है। वो किस वजह से आपकी स्फेरिकल है? वो सरफेस टेंशन की वजह से आपकी स्फेरिकल है। अब जब रेन ड्रॉप पर आपकी सनलाइट फॉल होगी, जैसे ये आपकी सनलाइट फॉल हो रही है, जैसे रेन ड्रॉप पर फॉल होगी तो यहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके पाथ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, आपकी रेन ड्रॉप इस तरह पाथ मोड़कर ट्रेवल करेगी। फिर यहाँ एक बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसका पाथ आपका चेंज हो जाएगा और आपकी रेन ड्रॉप में लाइट इस तरह ट्रेवल करेगी। यानी कि एक बार इस इंटरफेस पर और एक बार इस इंटरफेस पर, यानी कि इसमें आपका 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। 2 बार आपका रिफ्रैक्शन हुआ है। 2 बार आप रिफ्रैक्शन कहाँ पढ़ते हो? प्रिज्म में पढ़ते हो।
तो ये आपकी एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये प्रिज्म की तरह काम कर रही है, तो ये आपकी लाइट को क्या कर देगी, स्कैटर कर देगी। लाइट को क्या कर देगी, स्कैटर कर देगी। और किस डायरेक्शन में, ये स्फेरिकल है इस वजह से स्कैटर कर देगी लाइट को सारी डायरेक्शन में, इसलिए जो स्फेरिकल इसकी शेप है और ये लाइट को भी सब डायरेक्शन में स्कैटर कर देगी। इसी वजह से हमें जो रेनबो है वो सर्कुलर शेप का नजर आता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। अभी देखिएगा जो रेन ड्रॉप है, ये मतलब क्या, इस पर जो सारी की सारी लाइट फॉल होगी उसको स्कैटर कर देगी? नहीं, ये सिर्फ जो इस पर लाइट फॉल होगी 42 टू 45 डिग्री एंगल पर, सिर्फ उन्हीं को ये स्कैटर करेगी, बाकी को स्कैटर नहीं करेगी। तो 119 का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। When two bodies move uniformly toward each other, the distance decrease by 6 मीटर पर सेकेंड। ये अपना रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, यानी कि इसमें आपको 2 बॉडीज दी गई है, ये बॉडी 1 ये बॉडी 2 मान लेते हैं, ये 1 और ये 2। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह मूव करेंगी तो इनकी डिस्टेंस वो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी। इफ बोथ द बॉडीज मूव्स एज वो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर हम इन बॉडीज को सेम डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, यानी कि ये बॉडी भी आपकी इस तरफ जा रही है एंड ये भी आपकी इस तरफ जा रही है, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी v1 माने एंड इसकी वेलोसिटी v2 माने, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस में v2 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। एंड इस केस में क्या हो जाएगी, v1 माइनस में v2 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, बिकॉज ये आपकी सेम एक दूसरे की तरफ आ रही है और ये आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करें एंड इसको सेकंड कंसीडर करें एंड देन इनको सोल्व आउट करें, तो यहाँ से आपकी v1 एंड v2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो सिंपली आपकी v1 की वैल्यू आएगी, यहाँ से v1 की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो 134 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा v1 5 एंड v2 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन 137, a square frame of side L carries a current I, the magnetic field at its center is B, यानी कि जो स्क्वायर फ्रेम है उसके सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड B है। The same current is passed through a circular coil. Same amount of current I आपकी एक सर्कुलर कॉइल में से पास की जाती है, having the same perimeter as the square. जितना आपका स्क्वायर का पेरीमीटर उतना ही पेरीमीटर आपका सर्कुलर कॉइल का है। The magnetic field at the center of the circular coil is B dash, यानी कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड B dash है एंड आपकी जो स्क्वायर फ्रेम है उसके सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड B है। आपको फाइंड करना है रेशियो B अपॉन B डैश। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से फिगर बनाकर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है अपने पास एक जो शेप है वो है स्क्वायर की एंड दूसरी अपनी सर्कल की। इसके जो सेंटर है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका B एंड सर्कल के सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है B डैश। और इसने क्या कहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि PA ले लेंगे इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर लेंगे हम PB, दोनों क्या आपका इक्वल है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका 4L एंड सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2πr। तो यहाँ से हम कुछ रिलेशन बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे R और L के बीच में, तो R हो जाएगा आपका 2L अपॉन में पाई। ओके, तो ये R की वैल्यू हो गई आपकी 2L अपॉन में पाई, ये हमें आगे यूज करनी है। फिर क्या करेंगे हम, जैसे कि ये क्या आपका एक वायर है, इसको हम एक वायर की तरह कंसीडर करेंगे। इस वायर की वजह से इस पॉइंट बी पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम टू सेम क्या होगा आपका दूसरा भी एक वायर होगा, इस वायर की वजह से भी आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड सेम आपके पास ये भी एक वायर होगा, इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड ये आपका एक और वायर हो जाएगा, इसकी वजह से भी आपका यहाँ
मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपने पास कितने वायर हो जाएंगे, 4 वायर हो जाएंगे और उनकी वजह से हमें यहाँ बी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। यानी कि हम क्या करेंगे, एक जो सिंगल फाइनाइट वायर का फॉर्मूला है उसको लेकर उसको 4 पार्ट के लिए हम निकाल लेंगे। ओके, बट यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, ये जो आपका एंगल है वो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पहले स्क्वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर के लिए हो जाएगा आपका, मतलब एक के लिए निकालेंगे उसको हम 4 पार्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 के लिए हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक के लिए निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 और जो आपकी एल है उसको पाई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। अब सिंपली याद नहीं करते, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई बाई एल और इसके साथ यहाँ एंगल वाला पोर्शन रखते हैं। तो एंगल यहाँ पे आपको कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके सेंटर पर इसको हमने मान रखा है बी, तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू होगी 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 4 पाई एल, 4 पाई एल एंड इसको सोल्व आउट करके साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 एंड 1/√2 प्लस में 1/√2। इसको सोल्व आउट करेंगे तो इसको हम आगे रख देंगे b इक्वल्स टू 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय में 2 पाई एल और ये आपका √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। ठीक है, सेम टू सेम हम क्या करेंगे, अपना जो सर्कल है इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपना जो सर्कल है इसके सेंटर पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो रहता है म्यू नॉट आई अपन में 2r। तो सिंपली हमने फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ r की जगह हम क्या रख लेंगे, जो ये रिलेशन यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास बी डैश की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई, ये पाई क्या चला आपका ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 इंटू में एल की जगह ये आर की जगह 2l आ जाएगा। तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन सेकंड। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है और अपने पास ये इक्वेशन सेकंड है। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, बी अपॉन में बी डैश। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, बी डिवाइड बाय में बी डैश। जब आप इसको डिवाइड करके सोल्व आउट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एल √2। ये बी डैश है, यहाँ रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2l हो जाएगा और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट आई और एक पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो b अपॉन में b डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8√2 अपॉन में पाई स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 8√2 अपॉन में पाई स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 137 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आपका b अपॉन बी डैश इज इक्वल्स टू 8√2 अपॉन में पाई स्क्वायर। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 138। A ball x is thrown vertically upward with speed u। ये अपनी बॉल x है जिसको ऊपर की तरफ हमने स्पीड u से फेंका है। At the same instant another ball y is released from rest at height h। इसको हमने रिलीज किया है हाइट h से, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। At time t the speed of x relative to y is। हमें फाइंड क्या करना है, vxy, जो क्या होगा हमारा vx माइनस में vy। अब एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आप समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, इस तरफ जा रही है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझे तो यहाँ पर क्या होगा आपका आई कैप, इधर क्या होगा आपका जे कैप, और अगर हम इधर जेड डायरेक्शन ले तो यहाँ हो जाएगा हमारा के कैप, जो हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तभी हम क्या करें, जैसे कि ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अपना जे कैप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही बॉल आपकी नीचे की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, तो अपना जे कैप क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। वही हमें समझना है। तो जैसे कि बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे इस तरफ आएगी तो ये अपना नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बॉल इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ हमारी vx की वैल्यू क्या हो जाएगी,
Vx हो जाएगा हमारा ux प्लस में at। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस में a ऊपर की तरफ जा रहा है और अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर माइनस का g और t, और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट रखेंगे तो प्लस का j कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब ये अपनी x की स्पीड है, ये मतलब पार्टिकल x है लेकिन जा किस डायरेक्शन में रहा है, y डायरेक्शन में। अभी हम इस पार्टिकल y के लिए समझेंगे तो यहाँ अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v y इज इक्वल टू u प्लस में a t। तो यहाँ हमारी v y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी टी, क्योंकि अपने बॉल नीचे की तरफ आ रही तो जी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का जे हो जाएगा, माइनस का जे कैप। आ गया समझ में? तो ये में समझना था, यहाँ पर ये क्या है, माइनस का जे है और इधर क्या ये आपका प्लस का जे है। लेकिन मोस्टली आप मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे तो आपको ये डायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। तो अभी हम Vx y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो Vx y हो जाएगा आपका Vx माइनस में Vy। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको सोल्व आउट करें तो इधर क्या आपका Ux माइनस में Gt इंटू में j कैप, माइनस में आप करोगे Vy जो कि क्या आपका Gt और यहाँ पर माइनस का j कैप है। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया, तो यहाँ से आपकी Vx y की वैल्यू आ जाएगी u, जो कि आपका ऑप्शन 3। ठीक है, अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, अगर रेडियस ऑफ अर्थ 1% से श्रिंक हो जाती है, डेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, आपकी डेंसिटी सेम रहे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ विल बी, यानी कि अपना जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू क्या रहती है, gm अपॉन में r स्क्वायर। g क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ एंड r रेडियस ऑफ अर्थ। इसने क्या बोला, आपकी डेंसिटी सेम रहे, तो आपकी डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी होगी आपकी मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी को हम d से डिनोट कर रहे हैं, मास को m से, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब। एक सेकेंड, इस m को हम फिर से राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगी आपकी डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मास को डेंसिटी की टर्म्स में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट एंड पाई भी कांस्टेंट है, और हमें निकालना क्या है, रेडियस के साथ रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर जी, ये कैपिटल जी, एम की वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसके अंदर रखेंगे, तो ये बन जाएगा अपना रो, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे, रो 4/3 एंड इधर आ जाएगा आपका पाई 4/3 पाई r क्यूब। ओके, और नीचे क्या आपका r स्क्वायर है। तो यहाँ से हम g की वैल्यू निकालेंगे सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो ये हो जाएगा g रो, ये आपका रो है। ओके, g रो 4/3 हम आगे रख लेते हैं। ठीक है, और इधर एक पाई आ जाएगा, पाई। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी कांस्टेंट है, और इधर मल्टीप्लाई में आपका r आ जाएगा। तो जीई को क्या लिख सकते हैं हम, इस कांस्टेंट को ले लेंगे हम, मान लीजिए k, एंड ये आ जाएगी आपकी रेडियस ऑफ अर्थ। तो जीई यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के आपका रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब जब आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि डेंसिटी आपकी सेम है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। अगर आप इसको 1% से श्रिंक कर रहे हो r को, r आपका कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 लेस देन g। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अभी डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 141। ये आपका फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, पढ़िएगा। If a block moving upon an inclined plane at 30 degree with a velocity of 5 meter per second stops after 0.5 second, then coefficient of friction will be nearly, यानी कि हमें coefficient of friction mu फाइंड करना है। इसमें क्या अपना एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये 30 डिग्री पर आपका
इंक्लाइंड है। जैसे ही आपका ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा आपका फ्रिक्शन F लगेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा आपका फोर्स होगा m इंटू एरिया, क्योंकि आपका ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, आपका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसके अकॉर्डिंग अपने इधर क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। इधर क्या होगा आपका नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, इधर होगा अपना वेट यानी कि mg। जब इस mg को रिजोल्व करेंगे तो क्या होंगे अपने कंपोनेंट्स होंगे, तो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो इधर अपना कंपोनेंट क्या होगा mg कोस थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट इधर वाला क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। हमने इसका यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर कर लिया। ये अब ये क्या बोल रहा है 0.5 सेकंड के बाद ये आपका जो ब्लॉक है ये स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए ये इनिशियली है 0.5 सेकंड के बाद आपका ब्लॉक यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर सारा मतलब बता रखा है, हमने सिर्फ इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। अब क्या करेंगे इसमें हम इसको मतलब फोर्सेज को सबको बैलेंस कर देंगे एंड देन अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा अपना ये मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और दूसरा क्या है इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो ma किसके इक्वल हो जाएगा अपना mg साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा अपना Fr, ठीक है। Fr अपना फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे ma इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी म्यू r होती है, ये हमने रख दिया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे ma इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस में म्यू r रिएक्शन है, ये किसके इक्वल आपकी बोलिएगा रिएक्शन किसके इक्वल है रिएक्शन R होगी आपकी mg कोस थीटा के इक्वल। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझोगे तो ये आपका R है, ये जो R है आपका mg कोस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ हम रखेंगे म्यू और R की जगह रखेंगे mg कोस थीटा, ठीक है। फिर आगे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो m से m आपका सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन g साइन थीटा प्लस में म्यू हमें फाइंड करना है एंड ये g कोस थीटा। थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो a इज इक्वल टू जी की जगह 10 रख लेते हैं, 10 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में म्यू कोस जी की जगह 10 रखेंगे और कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो क्या इसमें आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि म्यू तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम कौन सी चीज यूज करेंगे तो v इक्वल्स टू 0 यूज करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस में at। v क्या हो रखा आपका यहाँ पर 0, ये क्या आपका 0, इनिशियल स्पीड क्या आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए हमें फाइंड करना और टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें ए चाहिए था, हमने ए फाइंड कर लिया है। तो हम यहाँ पर ए की जगह रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। इधर क्या 10 इंटू 1/2 प्लस में म्यू इंटू 10 √3 डिवाइड बाई 2। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3। तो अब क्या करो इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे, और यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जो आ जाएगी आपकी 0.6। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो हमें इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर इसके अंदर हमें फोर्सेज को समझना पड़ेगा भी अपने फोर्सेज किस तरीके से लग रही हैं। तो इस तरह हमने 141 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल इज 6/5 ओम, यानी कि आपकी आर इक्विवेलेंट कितनी है 6/5 ओम।
When one of the resistance wire is broken, the effective resistance becomes 2 ohm। यानी कि जब आपका एक वायर ब्रेक हो जाता है उस टाइम आपकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ohm। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट गोट ब्रोकन वाज, यानी कि जो वायर आपका टूटा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो आपको सिंपली आर इक्विवेलेंट का पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो यूज करना है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगी पैरेलल में, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2। हमें आर इक्विवेलेंट कितनी दे रखी है, 6/5 ओम। R1 कितने ले लेंगे हम, 2 ओम, और यहाँ से हम R2 को फाइंड कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रखी 6/5 ओम, R1 कितना है 2 ओम, R2 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इधर सेम करेंगे 2 ओम प्लस में R2 जितने भी ओम होगा वो, जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 ओम, जो कि अपना ऑप्शन सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन 149, इस क्वेश्चन को आप मतलब एक तो बिल्कुल बेसिक जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते हो उस हिसाब से कर सकते हो, एक आपका 11th 12th का आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हो। तो हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, यानी कि पावर कितनी है आपकी 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि आपको फाइंड क्या करनी है, अमाउंट ऑफ वाटर किसमें, लीटर्स में। इट कैन रेज इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट या 60 सेकेंड में जितनी ये पंप अमाउंट ऑफ वाटर आपकी रेज कर सकता है वो हमें फाइंड करना है। कितनी हाइट पर, 10 मीटर हाइट पर। तो हमें फॉर्मूला पता है, पावर क्या होता है अपना, बोलेगा पावर क्या होता है, एनर्जी या वर्क डन डिवाइड बाय में टाइम। अब ये मतलब वर्क डन कितना करेगा, यानी कि इसमें जो अपना वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा अपना जितना वाटर ये उठाएगा, तो वर्क डन होगा अपना रेजिंग वाटर के इक्वल। ठीक है, जितना ये पानी उठाएगा उसके इक्वल ये अपना वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन निकालेंगे, कितना पानी उठाएगा ये, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वर्क डन हो जाएगा अपना mgh के इक्वल। तो यहाँ से हम वर्क डन निकालेंगे। m की वैल्यू हमें यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर हमें फाइंड करनी है, g की वैल्यू 10 एंड h की वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या फॉर्मूला यूज किया है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय में टाइम। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। पावर कितनी आपकी 2 किलोवाट, तो इसको हम लिख लेंगे 2000 वाट हमारी पावर है। m और इधर क्या रखेंगे, वर्क डन की वैल्यू रखेंगे जो कितनी अपनी m इंटू में 100 और डिवाइड करेंगे टाइम से। टाइम कितना अपना 60 सेकेंड। यहाँ रख देंगे हम, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, नीचे रख देंगे हम 60 सेकेंड। तो इसको सोल्व आउट करके निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपकी 1200 लीटर। अब आपका वाटर लिक्विड है तो इसका आंसर आप किस में दोगे, लीटर में दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। अगर आप इसको मतलब एक स्टैंडर्ड से मतलब अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो ये आपका कंसेप्ट आया कैसे, तो ये आया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये जो भी आपने सोल्व किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका, और आप इसको शॉर्टली इसे ऐसे ही सोल्व करेंगे। लेकिन अगर हम इसको मतलब फॉर्मूले को सीखना चाहें तो ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे आया है, जो आपका वर्क डन है वो मतलब जैसे कि आपके पंप ने वर्क किया है तो वर्क डन बाय पंप प्लस में वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके इक्वल होगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय पंप कितना हो जाएगा, पंप ने कितना काम किया है, हमें पावर दे रखी तो उसकी टर्म में वर्क डन बाय पंप इज इक्वल्स टू पी क्रॉस में टी। क्यों, क्योंकि अपना होता है पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय में टी होता है। ठीक है, यहाँ से आ गई है। तो वर्क डन बाय पंप इज इक्वल्स टू पी क्रॉस टी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन mgh इक्वल्स टू 0। तो आपका जो अपन ने सेम फॉर्मूला यूज किया है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और इसको मतलब मैग्नीट्यूड लेके पॉजिटिव आंसर फाइंड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया 1200 लीटर। लास्ट क्वेश्चन 150, a copper rod and a steel rod are to have lengths LC and LS। इनकी लेंथ हमें दे रखी है LC and LS such that the difference between their lengths is the same at all ambient temperature। यानी कि अगर मतलब ओरिजिनली इसकी लेंथ क्या है, LC है, अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ में भी कुछ चेंज होगा और इसकी लेंथ में भी कुछ चेंज होगा। ये बोला जितना आपका इसकी लेंथ में चेंज होगा उतना ही इसकी लेंथ में चेंज होगा, यानी कि डेल LC इज इक्वल्स टू डेल LS। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो कि अपना चेंज इन लेंथ विद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर। ठीक है,
नेक्स्ट है इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर एंड स्टील आर अल्फा सी एंड अल्फा एस रिस्पेक्टिवली। जैसे हम इसको मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपना लेंथ में इंक्रीज आएगा। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखते हैं, तो वो हमें कोफिशिएंट ये बता रखे हैं। द लेंथ आर रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि हमें एल सी एल एस एंड अल्फा सी और अल्फा एस इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज इन लेंथ का आपका फॉर्मूला रहता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होगा आपका डेल एल, जो किसके इक्वल हो जाएगा एल, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है वो, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, और यहाँ पर आपका डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल एल कॉपर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, कॉपर की लेंथ, कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और अपना डेल टी क्या रहेगा, अपना सेम रहेगा। डेल एल एस निकालेंगे तो वो हो जाएगा एल एस अल्फा एस और डेल टी। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसने दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा एल सी अल्फा सी डेल टी इक्वल्स टू एल एस अल्फा एस एंड डेल टी। यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, आपका डेल टी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे एल सी डिवाइड बाई एल एस इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा अल्फा एस डिवाइड बाई अल्फा सी। तो इस क्वेश्चन का ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पेपर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।